लॉगिन जो है वो क्रिएट अकाउंट या रजिस्टर के साथ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना है, जैसे आपने साइन अप लिख दिया है तो ट्राई के यहाँ पे साइन इन हो दैट नॉट लॉग इन। तो ये थोड़ा सा अपने टाइपोग्राफी का ख्याल भी रखना है। तो यू नीड टू बी द यूएक्स राइटर बाय योर ओन सेल्फ। आपको कोई भी यूएक्स राइटर और नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर आप जब काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आप यूएक्स राइटर, यूएक्स रिसर्चर, सारा कुछ जो है वो आप खुद से ही हैंडल कर रहे होते हैं, राइट। सो गुड ट्राई। थोड़ी सी अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो 80 आपने लिखा हुआ है, इसका इस साइड के साइज अगर आप रेदर देन 4 की जगह मल्टीपल ऑफ 4 के अंदर चले जाएं और आप 8 कर लेती हैं, 12 कर लेती हैं या 16 कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड देन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 6.1 रखा हुआ है और ऊपर 11 आ रहा है, तो ये भी कंसिस्टेंसी नहीं है। एंड सेकेंडली यहाँ देखें तो ये 8 है और इधर से 13 है, तो हर साइड से अपने साइजेस जो है उनको बराबर करना है, यानी साइजेस आपको ठीक लग रहे हैं। और दूसरा, ये जो स्टार होते हैं इन स्टार का स्ट्रोक भी नहीं होता, स्ट्रोक यूज नहीं किया जाता इनके इसके अंदर। तो जस्ट आपने फिल रखना है, स्ट्रोक नहीं लगाना है इसके ऊपर। तो दूसरा, यहाँ पे 1 के नीचे भी ये जो सर आपने रेक्टेंगल लगा रखा है उसको फिल को ख़त्म करें, ये फिल नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे ग्रे कलर थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। एंड 1 जो है वो उसका थोड़ा सा रेदर देन बोल्ड अपने क्या किया हुआ, कौन सा यूज़ किया है, तो 700 वेट के साथ नहीं यूज़ करें, आप इसको 400 या 300 के साथ यूज़ कर लें तो ये आपको उसके साथ सही जाएगा। दूसरा, मुझे ये लग रहा है कि यहाँ थोड़ी सी अलाइनमेंट का इशू भी है, जैसे ये एक ही और ये प्राइस दोनों अलाइन जो है, दोनों का टाइपोग्राफी की भी इम्प्रूवमेंट्स है। सो टाइपोग्राफी के ऊपर जो है वो थोड़ा सा भी काम करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को इम्प्रूव करें फर्दर। चलो जी, देखें ना ये बहुत अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा बैड फील या awkward फील दे रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो साइज के अंदर बहुत बड़ा रखती है। आपने इसको थोड़ा सा छोटा करें। देन आपने क्या इम्प्रूवमेंट की हैं जी, प्रोटोटाइपिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट की थी या आपने स्क्रीन बनाई थी, क्या किस चीज़ के अंदर आपने इम्प्रूवमेंट पाई हैं? ग्रेट, ठीक है जी, गुड। आपको मैंने कहा था कि एरो का साइज जो है थोड़ा सा छोटा कर लें। लाइक अगर आप इसका स्ट्रोक यूज कर रहे हैं तो स्ट्रोक आप 1 कर लें। अभी ये आ रहा है 1 2 3 4 5 5 पिक्सल जो है आपने लगा रखा है, तो rather than 5 पिक्सल अगर आप 1 पिक्सल कर लें तो, या दो दो पिक्सल का यूज कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बहुत ज़्यादा जो है वो आपके इस टेक्स्ट से, ये जो एरो है इसका साइज बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। तो ये भी ख्याल रखें कि आपके यूजर जो है उसकी आई साइट और उसका फोकस पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा इसके साइजेस के अंदर भी इशू है। 16 और ये वाला जो है दैट इज 15 एंड 17, ठीक है। तो इसके अंदर अलाइनमेंट का भी इशू है, तो यहाँ पे अलाइनमेंट ही ठीक कर लें। ओके, दैट फाइन, दैट गुड, ठीक है। टॉप रेटेड जो है वो इस तरफ शो ना करें, इसको टॉप रेटेड को फिर आप, ये फोकस पॉइंट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो मोस्टली आप जो बटन यूज करते हैं वो इनरोल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कोई इसको देखेगा तो इसका इससे यही चीज समझ आएगी कि हमें यहाँ पे इनरोल होना है। तो टॉप रेटेड के लिए डायरेक्टली आप इस तरह से बड़ा सा जो बटन है, जो आपका प्राइमरी बटन होता है, वो यूज ना करें। अगर आप इसको देखें तो आपको ये क्या कहते हैं कोर्स को आगे जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा। आप एग्जांपल देख लें तो आपको ये बेहतर लगेगा। गुड, सेट अ गोल फॉर सक्सेस, फाइन। देखें अब यहाँ पे भी अलाइनमेंट का थोड़ा सा इशू है। अपने साइड, एक साइड से 32 आ रहा है, एक साइड से 28 आ रहा है, तो इस चीज़ को भी बराबर करें और फिर कोशिश करें कि आपका ये जो आपने नीचे जो क्या कहते हैं रेक्टेंगल यूज की है इसके साथ वो अलाइन हो, तो इस तरह से प्रॉपरली जो है वो अलाइनमेंट हमें नजर आनी चाहिए। अलाइनमेंट थोड़ी सी सेट कर लें एंड देन या पेमेंट का गुड ट्राई जी। आप कोशिश करें कि आगे और स्क्रीन बनाएं, सर्च के लिए भी बनाएं। देन ये आई थिंक प्ले का बटन है जिसका मतलब कोर्स हो रहा होगा, तो वो भी बनाएं।
फिर हर्ट का बटन जो आपने आइकन यूज किया है बॉटम लेफ्ट बार में, उसका मतलब ये है कि कुछ कोर्स फेवरेट किए होंगे कोर्सेज, तो वो भी बना लें। एंड देन लास्ट स्क्रीन जो है वो सेटिंग की स्क्रीन होगी, तो वो भी आप जो है वो इम्प्रूव कर लें, तो आपका ये चीज़ जो है फाइनल हो जाएगी। ओके जी। स्क्रोलिंग चेक करें, चलिए मैं स्क्रोलिंग देखता हूँ, एक मिनट में। चलें जस्ट इनको हम चेक कर लेते हैं जी। जी बाकी लोगों का क्या ख्याल है, बाकी कोई काम शाम करेंगे या नहीं? मैं देखता हूँ जी, जस्ट मिनट से आज मैं देखता हूँ। स्क्रोलिंग स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रोलिंग के अंदर आपको फ्रेम सेलेक्ट करना नहीं आ रहा होगा, इस वजह से आपका इशू आ रहा है। तो यूट्यूब पे चेक कर लें हाउ टू मैनेज जो है ओवरफ्लो इन इन फिग्मा, तो आपको वो वहाँ क्लियर हो जाएगा। अगर तभी भी आप भी वहाँ से फिर भी क्लियर ना हो तो फिर मुझे बताइएगा, लेट मी नो किस तरह से करना है। अ, ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड गेट स्टार्टेड, साइन अप एंड साइन अप। ओके, दैट्स ग्रेट जी, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, गुड। और ये आपका वर्टिकली और स्क्रोलेबल भी होगा। गुड जी, फिर दैट इज अ गुड पॉइंट कि आपने इन चीज़ों को ऐड किया है। और यहाँ से कोई एक कैटेगरी जो है उसको सिलेक्टेड भी करके दिखा दें। और उसके साथ जो है आप ये भी कोशिश कर लें कि इनके साइजेस अगर एक एक जैसे कर सकें, लाइक थोड़ा सा कंसिस्टेंसी नजर आना शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, राइट। अच्छा, ये भी स्क्रोलेबल है और ये भी स्क्रोलेबल है। गूगल। ग्रेट जी, आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इसके ऊपर क्या प्रोटोटाइप है, एडिट गोल के ऊपर, एंड ये फोर्थ स्क्रोलेबल है। ओके, यहाँ पे ऐड टू विश लिस्ट। ओके, एंड यहाँ से आगे क्या होगा? देखिए अब यहाँ पे मेरे पास बैन लग रहा है, थोड़ा सा मेरे लिए बैरियर आ रहा है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि टॉप रेटेड जो है वो एज ए बटन यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करें। बाकी ओवरऑल ठीक है। और आप कोशिश करें कि इनको सेपरेट, अगर आप किसी ग्रिड के अंदर ला के एक सेपरेट इसको ब्लॉक बना के यूज करें तो भी ये आपके लिए जो है वो अच्छा वर्क करेगा। तो थोड़ा सी चीज़ों को एडजस्ट करने की जरूरत है, बट ओवरऑल यू डिड अ ग्रेट जॉब। और मुझे ये लग रहा है कि आपको यूएक्स यूआई जो है अच्छा लग रहा है काम करते हुए इसके ऊपर, ऐसा है। ग्रेट जॉब जी, ओवरऑल गुड जॉब। बाकी किसने अपडेट किया है जी, कौन कह रहा था? अपडेट की फाइल। ओके जी इमरान, लेट मी चेक कि आपने क्या अपडेट किया है, कौन सी इंप्रूवमेंट्स आप लाए हैं जी, मुझे बता दें ताकि मैं उसी चीज़ को चेक कर लूँ जो इंप्रूवमेंट्स आपको बताई थी। चलें जी, हम दोबारा ये जब तक ओपन होता है हम अपने फिग्मा की तरफ आते हैं। तो हमने जस्ट ऐप बनाने के जो कुछ तरीके थे उनको डिस्कस किया था, जिनके अंदर हमने कुछ फ्लोज बनाए थे। और हम यहाँ पे पहुंचे थे जहाँ पे हमने एक स्क्रीन जो है वो भी बनाई थी। इसको किसने ऐड करने की कोशिश की है और किसने इसके साथ छेड़खानी की है? मैंने आपको बोला था जी, यहाँ पे बहुत सारी और भी डिटेल्स जो है वो ऐड हो सकती हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे साइन इन। ओके, नीचे व्हाट, राइट, ऐड पीपल के थोड़ा सा फिर बटन जो है वो कम यूज करें, या सॉरी थोड़ा सा साइज का कम रखें, क्योंकि ये फिर उसी तरह सेम लग रहा है कि जैसे आपके पास ऊपर, जैसा मैंने, जी तो आपका ये सेम लग रहा है कि जैसे ऊपर आपने प्रोफाइल दिखाई हुई है उसी तरह ये भी एक प्रोफाइल हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा साइज जो है इसका कम होना चाहिए। और बेहतर ये होगा कि अगर आप यहाँ पे एक बटन भी यूज कर लें तो भी ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके जी, एंड देन मूवीज है, ये स्क्रोलेबल होने चाहिए थी, क्या है? नहीं, कोई भी स्क्रोलेबल नहीं है। इनको हॉरिजॉन्टल स्क्रोल अगर आप ऐड कर दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। प्ले
ओके जी, प्ले का बटन है, डाउनलोड का है। तो साइजेस के साथ थोड़ा सा प्ले करने की जरूरत है अभी भी, या थोड़ा सा साइज एडजस्टमेंट की जरूरत है इमरान। आप साइज एडजस्टमेंट कर लें। कहीं पे आपने कुछ साइजेस बहुत बड़े रखे हुए हैं तो उनको थोड़ा सा छोटा करके उनको प्रीव्यू करके देख लें, तो आपको जो है वो सारी चीज़ें खुद से क्लियर हो जाएंगी कि इनके साथ कैसे जो है वो एडजस्ट करना है या किस साइज के साथ जाना चाहिए। बाकी जो है दैट्स गुड। आपने ओवरऑल बहुत अच्छा काम किया है अगेन। शोइंग यहाँ मुझे ये स्क्रोलेबल नजर नहीं आ रहा है। आई थिंक आपने स्क्रोल जो है इनके ऊपर नहीं रखा हुआ, तो इनको स्क्रोलेबल कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रोल तो भी ज़्यादा अच्छा होता। बट ओवरऑल यू आर डूइंग गुड जॉब जी। सर थोड़ी मैंने सी इसमें लगाया था, हॉरिजॉन्टल मैंने लगाया था, क्यों नहीं पता नहीं अब आ रहा है ये। आपने चलें इसको दोबारा चेक कर लीजिएगा, बट इट इज़ नॉट लाइक वर्किंग एज हॉरिजॉन्टल फ्लो, तो इनको एडजस्ट कर लीजिएगा। चलें जी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगला आप लोगों के साथ इंटरेक्शन ये है कि किसी को अभी तक समझ ना आई हो, जो जो जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है या जहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है, यहाँ तक किसी को कोई इशू हो या किसी को समझ ना आए। जहाँ तक तो क्लियर है। चलें जी, और जिसको क्लियर नहीं है वो पूछे जल्दी से, जिसको अभी तक भी कोई कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इश्यूज चल रहे हैं, वो पूछे जल्दी से। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग दोबारा, चलो मैं समझा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हॉरिजॉन्टल भी समझा देता हूँ और वर्टिकल भी समझा देता हूँ। और कोई किसी को और कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो या किसी को कोई बात समझ ना आई हो। इंफॉर्मेशन अगर स्क्रीन पे ज्यादा हो तो ठीक है। नहीं आप, अच्छा एक चीज जो है ना वो आपने हमेशा याद रखनी है कि कीप इट सुपर सिंपल। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आपने हमेशा उसको सुपर सिंपल रखना है। सुपर सिंपल का मतलब ये होता है कि आपने अपने यूजर को जो है अ, थोड़े से इंफॉर्मेशन के अंदर सारी डिटेल्स जो है वो दे देनी है। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसे केसेस बनते हैं कि आपके पास स्क्रीन जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन आ रही है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, और आपको लगता है कि इस स्क्रीन के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं आती, तो आप उसको फिर लाइक उसको थोड़े से पैचेस बना लें। पैचेस बनाने का मतलब ये होता है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो है स्क्रीन के ऊपर रख लें और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको लगती है कि वो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है उसको नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर रख लें, तो ये भी एक केस हो सकता है। और तीसरा केस जो होता है वो ये होता है कि आप उस स्क्रीन को स्क्रोलेबल बना लें और लाइक वो आपका वर्टिकल स्क्रोल हो आपकी इंफॉर्मेशन, और आपने वो इंफॉर्मेशन उस तरह से ऐड कर लेनी है। तो आप लोगों ने खुद से प्ले करना है। अ, और ये बात हमेशा माइंड में रखनी है कि आपके यूजर को जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको पहली ही नज़र के अंदर मिल जाए, जो कि उसके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो जैसे देखें स्क्रीन के अंदर मैं यहाँ पे सॉन्ग जो है वो मैंने रखे हुए हैं। सो यूजर जब इस ऐप के अंदर आएगा तो उसने क्या करना है, उसको म्यूजिक चाहिए और म्यूजिक के नाम उसको चाहिए, वो जो भी म्यूजिक वो सुनना चाह रहा है या जो भी गाना वो सुनना चाह रहा है तो उसके सामने उसको नजर आ जाए। अगर ऐसा होता कि हम यहाँ पे नाम ही ना लिखते, लाइक अगर हम सॉन्ग का या उस म्यूजिक का नाम यहाँ पे ना लिखते, जस्ट सिंगर का नाम लिखते थे, यानी ये लिखे सारे सिंगर्स के नाम होते, तो ये यूजर की प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, राइट। तो जो उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों ने उसको हमेशा पहली स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। इट्स ओके जी। चलें, अब आपने पूछा था जी कि आपको हॉरिजॉन्टल जो है वो स्क्रोल भी समझा दिया जाए। सो उस स्क्रोल को समझाने के लिए आपने क्या करना है, जैसे ही आप कोई फ्रेम लेते हैं और ये हमारे पास एक फ्रेम है और इस फ्रेम के ऊपर आप कुछ जो है वो एडजस्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक कोई भी एक को स्टार ले लेता हूँ और इसके बाद स्टार के साथ मैं आगे एक ओवल ले लेता हूँ, आई नीड ओवल या सर्कल, ओके। एंड देन आगे क्या है हमारे पास, एक और स्टार आ जाएगा एंड देन एक ओवल आ जाएगा। सो
ये कुछ चीजें हैं जी मेरे पास, जो कि मैंने इनको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी चीजें जो हैं वो स्क्रोलेबल बन जाए। सो स्क्रोलेबल किस तरह से बनेगी? सबसे पहले तो मुझे इसको इस फ्रेम के अंदर एडजस्ट करना है। लाइक ये अभी फ्रेम से बाहर है, अगर फ्रेम के अंदर होते तो यहाँ पे आपको शायद नजर ना आ रहा होता। तो उसको मैं कट करके इस फ्रेम को सिलेक्ट करके इसके अंदर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। और अब जैसे ही मैं छोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपको वो आगे नजर नहीं आ रहे। 3 मिनट में अगर आप यहाँ पे देखें तो वो आपको जो लास्ट हमारा सर्कल है वो नजर नहीं आ रहा। इसी तरह अगर हम यहाँ थोड़ा सा ऐसे करके रखें तो स्टार का भी आपको कुछ पार्ट नजर नहीं आ रहा। उसकी रीजन ये है कि मैंने इस फ्रेम के ऊपर यहाँ पे क्लिप कंटेंट लगा के रखा। वो अगर मैं क्लिप कंटेंट हटा दूं तो ये आपको पूरा जो है वो नजर आना शुरू हो जाते हैं, राइट। लेकिन क्योंकि आपके फ्रेम के अंदर की सारी चीजें चाहिए होती हैं तो आप इसको क्लिप कंटेंट कर देते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन सारों चीज़ों को मैं सेलेक्ट करता हूँ। एंड सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फ्रेम सिलेक्शन नजर आ रहा है। फ्रेम सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आपकी जितने ऑब्जेक्ट आपने अब सिलेक्ट कर लिए हैं आप उनको भी फ्रेम बनाना चाहते हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फ्रेम बना देता हूँ। जैसे ही मैंने इनको फ्रेम बनाया है तो अब ये फ्रेम के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इस साइड पे देखें तो ये आपको फ्रेम के नाम के साथ जो है वो नजर आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके मैं जस्ट ये जो फ्रेम है इसको यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ, क्योंकि मुझे स्क्रोल के दौरान वो यहाँ तक दिखने चाहिए। ओके, जहाँ तक भी आप दिखना चाहें इसको आप देख सकते हैं। जैसे ये अब 26 के ऊपर है तो मैं ये चाहता हूँ कि 26 के ऊपर नहीं, ये फ्रेम के अंदर मुझे समवेयर 71 के ऊपर नजर आए तो यहाँ पे नजर आएगा। लेकिन आप ये भी कह रहे होंगे सर आपको तो ये भी नजर आ रहे हैं, ये इस वजह से नजर आ रहे हैं कि क्योंकि मैंने इस फ्रेम के ऊपर अभी क्लिप कंटेंट नहीं लगाया हुआ। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिप कंटेंट लगा दूंगा तो उस फ्रेम के अंदर जितनी चीजें मुझे मौजूद होंगी वही नजर आएंगी, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ तक इसको स्क्रॉल करना है, राइट। या हाँ, यहाँ तक। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्रोटोटाइप के ऊपर क्लिक करना है। और प्रोटोटाइप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओवरफ्लो का ऑप्शन नजर आएगा। तो आपने ओवरफ्लो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसको या तो हॉरिजेंटल फ्लो करवाना चाहते होंगे या वर्टिकल फ्लो करना चाहते होंगे। तो अगर आप इसको हॉरिजेंटल फ्लो करवाना चाहते हैं तो हॉरिजेंटल क्लिक सेलेक्ट करें। एंड इसको जब आप प्रीव्यू करेंगे तो अब ये आपको हॉरिजेंटली ओवरफ्लो करता हुआ नजर आ रहा होगा, राइट। सो जस्ट वेटिंग। जी, अगर आप देखें तो अभी आपको हॉरिजेंटली फ्लो करता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है जी। और अगर आप इसको वर्टिकली फ्लो कर देते, जैसे अगर मैं इसको अब आप इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं इसको एडजस्ट करता हूँ कुछ इस तरह से, लाइक वर्टिकली। इवन दो ये बहुत गलत चीज है, ऐसा नहीं करते, बट आई एम जस्ट डूइंग आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, तो ऐसा करना नहीं है आप लोगों ने। अब देखें वो बहुत सारा जो है वो पूरे का पूरा जो है आगे जो हमारा फ्लो था। तो मैंने क्या किया उसको, जस्ट ये एक वर्टिकली फ्लो है तो नॉट हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए मुझे, ये वर्टिकल चाहिए। बट या ये वर्टिकल इस तरह से नहीं आएगा। तो मैं यहाँ से अगेन कुछ चार्ज लेते हैं और इसको वर्टिकली जो है वो यहाँ पे एडजस्ट करते हैं ताकि आपको वर्टिकल की भी समझ आ जाए। तो इसी तरह यहाँ पे ये कुछ चार्ज में लगा रहा हूँ और इन चार को मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे मैंने इनको एडजस्ट कर दिया है। तो लास्ट वाले जो हमारे 3-4 स्टार्स हैं उनके अंदर मैं थोड़ा सा कलर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ नजर आए कि उनके अंदर वाकई वो नजर आ रहे हैं। तो अब ये हमारे पास स्टार्स लग गए हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी होता है। आपने अगेन उनको सिलेक्ट करना है, उनको आपने फ्रेम सिलेक्शन करनी है। एंड फ्रेम सिलेक्शन करने के बाद आपने कंट्रोल प्रेस करके इस फ्रेम को यहाँ तक एडजस्ट कर लेना है। तो अब जब आप देखेंगे इस फ्रेम के अंदर तो आपको ये जो स्टार लगे नजर आ रहे हैं ये वर्टिकली स्क्रोलेबल नजर आएंगे, राइट। जस्ट मुझे यहाँ से एडजस्ट करने दें। अभी आपके पास फ्रेम वर्टिकली एडजस्ट हो चुका है। सो ये वाले आपको फ्रेम इस तरह से वर्टिकली ओवरफ्लो करते हुए नजर आएंगे, राइट। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, वर्टिकली चीजों को ओवरफ्लो करवाते हैं यानी स्क्रोलेबल बनाते हैं और उसके साथ आप जो है इनको हॉरिजॉन्टली भी इस तरह से स्क्रॉल करवाते हैं। इज इट क्लियर?
अब इसकी समझ आ गई है जी? जी जल्दी से बताइएगा, अब इसकी समझ आ गई? ओके, ये किस क्वेश्चन किसने पूछा था जी उनको? हॉरिजॉन्टल, हसन, अब क्लियर है जी? चलें, थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं जी। और ये वाली चीज़ें तो आई थिंक क्लियर हो गई होंगी कि आपने होम स्क्रीन किस तरह से एडजस्ट करनी है किसी भी ऐप की, और किसी भी ऐप का जो है वो आप लोगों ने ओके, किसी भी ऐप का आप लोगों ने ये होम स्क्रीन किस तरह से बनानी है और उसकी आगे लाइक पूरा फ्लो आप लोगों ने किस तरह से क्रिएट करना है। तो अगर आप जस्ट मोबाइल के ऊपर जाएं, और या हम वैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं यूजर प्रोफाइल यूआई डिजाइन, राइट, कि हम बेसिकली ये चल रहे हैं कि यूजर की जो प्रोफाइल होती है उसको हम ये नाम दे देते हैं सेटिंग। सो इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्क्रीन्स नजर आ जाएंगी जो कि रिलेटेड होंगी रिगार्डिंग द यूजर प्रोफाइल। जैसे कोई भी हम स्क्रीन यहाँ से पकड़ लेते हैं, जैसे आपको ये प्रोफाइल नजर आ रही है, राइट। ऊपर प्रोफाइल है जी, और उसके साथ फिर नीचे कुछ सेटिंग्स हैं जिनके अंदर अकाउंट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स और टर्न एजुकेशन और ये सारी चीजें जो है आपको नजर आ रही हैं। सो ये इस तरह से आप लोगों ने आखिर पे एक यूजर प्रोफाइल भी बना देनी है जिसके अंदर आप ये सारी डिटेल्स दे देंगे, तो आपकी वो वाली स्क्रीन जो है वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो मैं बेसिकली आज आप लोगों को एक छोटी सी और चीज समझाना चाह रहा हूँ, और वो चीज है जी, थोड़ी सी चीजें हम ऑटो लेआउट की देखेंगे और उसके साथ कुछ चीजें जो है वो हम आज जो कंपोनेंट है उस चीज को स्टडी करेंगे, राइट। तो बाकी आप लोगों ने स्क्रीन जो है वो बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपको मैंने समझा दिया है कि आपने स्क्रीन के अंदर फ्लो को कैसे एडजस्ट करना है और पूरा फ्लो कैसे कंप्लीट होगा, अपने आइकन्स कहाँ से कैसे यूज कर लेने हैं, और वो सारी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इज इट क्लियर? या जरूरी है कि आपको सेटिंग की स्क्रीन जो है वो भी बना के दिखाई जाए? ओके ओके ओके, गुड। जी आप जब बना लेंगे तो ऑब्वियसली मैं उसको रिव्यू करूंगा और आपको समझाऊंगा कि उसको उसको मैं रिव्यू करूंगा और बताऊंगा कि आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस करनी है, राइट। तो आज जो हम चीज समझेंगे, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने कंपोनेंट के साथ कैसे प्ले करना है, और उसके बाद जो है आपने ऑटो लेआउट के साथ कैसे प्ले करना है, राइट। सो जस्ट आई एम गोइंग टू टेक टाइपोग्राफी टूल, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बटन। ओके, सो मैं जस्ट क्या करता हूँ, इसका स्क्रीन साइज जो है थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, दैट्स गोना बी 20, और इसको मैं यहाँ से मीडियम कर लेता हूँ। सो ये आपके पास बटन कुछ लिखा नजर आ रहा है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ जी, इसको जस्ट यहाँ पे मैं ऑटो लेआउट एडजस्ट कर रहा हूँ। ऑटो लेआउट मैंने लगाया है बाई प्रेसिंग शिफ्ट ए, या फिर आपको ऑटो लेआउट यहाँ से भी नजर आ जाता है, आपको इस साइड पे मिल जाएगा। तो इसको जस्ट आपने प्लस के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है। लेकिन अब अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ऑटो लेआउट नजर नहीं आ रहा। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि आपका जो ऑटो लेआउट होता है वो हमेशा फ्रेम के ऊपर लगता है, राइट। तो अगर आप देखिए हमारा जो नीचे फ्रेम है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, अब आपको ऑटो लेआउट यहाँ पे नजर आ गया। और अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, बटन ना हो, अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ही बना दूँ, तो मुझे ऑटो लेआउट कभी भी नजर नहीं आता यहाँ पे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो जस्ट आपको फ्रेम के ऊपर नजर आता है, राइट। सो राइट, तो या तो नहीं, आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तब भी आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर कभी भी ऑटो लेआउट नहीं लगता। वो जस्ट आपको फ्रेम के ऊपर लगता हुआ नजर आएगा। जैसे आप रेक्टेंगल यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट ए करते रहे तो इसके ऊपर ऑटो लेआउट लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रेम के अंदर। ओके, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता, सपोज आपको शॉर्टकट नहीं पता, तो आपको यहाँ पे ऑटो लेआउट नजर नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से परेशान नहीं होना। मेरा बस बताने का मकसद ये है। तो आप पहले क्या करें, इसको फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर लें। जैसे ये फ्रेम बन जाए तो अब आपको ये ऑटो लेआउट नजर आ गया, तो यहाँ से आप ऑटो लेआउट जो है वो लगा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं जी, बटन के ऊपर सेलेक्ट, बटन को मैंने सेलेक्ट किया।
और इसको भी मैं फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, Ctrl+Alt+G इसका ऑप्शन होता है। तो अब ये फ्रेम बन चुका है और यहाँ से आप इसको ऑटो लेआउट जो है वो लगा सकते हैं। सो ऑटो लेआउट लग गया जी। ऑटो लेआउट को मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं, इन सेटिंग्स को आपने समझना है कि ये कहाँ पे अलाइन करेगा, राइट। यानी अगर आप इसको ऑटो लेआउट लगाते हैं, जैसे मैं अगर पूरा जो बड़ा फ्रेम है उस फ्रेम को ऑटो लेआउट लगा देता हूँ, यहाँ मैं इसको ऑटो लेआउट लगा देता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें ये आपको यहाँ पे एडजस्टेड नजर आ रहा है। क्यों? अच्छा, यहाँ पे इसको मुझे 0 करने देंगे, राइट। तो देखिए मैंने जो हमारा मैकबुक का या डेस्कटॉप का ऑटो लेआउट मैंने वो पूरे फ्रेम के ऊपर लगाया है और यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है अलाइन टॉप लेफ्ट। तो ये अलाइन टॉप लेफ्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, राइट, जो हमारा टेक्स्ट है। अगर मैं इसको इधर सेंटर के अंदर इधर अलाइन कर लूँ तो ये यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह अगर मैं सेंटर के अंदर अलाइन कर लूँ तो ये अब उसके सेंटर के अंदर मौजूद है और यहाँ बॉटम पे आ जाएगा, यहाँ बॉटम पे चला जाएगा। तो इस तरह से आपने जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑटो लेआउट लगाना है तो आपने समझ लेना है कि ऑटो लेआउट की आपने पोजीशन कौन सी रखनी है, यानी ऑटो लेआउट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनकी पोजीशन क्या होगी। क्लियर जी। सो इस टेक्स्ट के ऊपर मैं ऑटो लेआउट लगा रहा हूँ, इसको मैंने बटन का नाम दे दिया एंड इसको जो है मैं यहाँ से जो हमारी पैडिंग है जो कि साइड से पैडिंग है दैट इज गोइंग टू बी 16 एंड दैट इज जो टॉप टू बॉटम है दैट इज गोइंग टू बी 8, राइट। और इसको मैं सेंटर लाइन कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे जब भी मैं टेक्स्ट लिखूँ तो वो मेरा सेंटर लाइन रहे एंड जस्ट इसको थोड़ा सा मैं कॉर्नर रेडियस कर रहा हूँ एंड इसके बाद जो है वो यहाँ से हम कलर भी दे सकते हैं। अब आपको याद होना चाहिए आपका कलर मे बी लाइब्रेरी या स्टाइल आपने बना रखा है तो अब यहाँ पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपने नहीं बनाया तो आप प्लस पे क्लिक करें और प्लस पे क्लिक करने के बाद उसके अंदर जो है वो आपका कलर एडजस्ट हो चुका है। और फिर आप इस कलर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ नीचे आपको दो कलर नजर आ रहे हैं, ये सॉरी एक ऑप्शन नजर आ रहा है जो कि डॉक्यूमेंट कलर का है और उसी के ऊपर आप क्लिक करें और तो नीचे आपको नजर आ रहा है लोकल कलर। तो जो लोकल कलर्स होते हैं वो कलर्स होते हैं जो कि आप लोगों ने लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी एडजस्ट कर रखे होते हैं या सेव कर रखे होते हैं। और डॉक्यूमेंट कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कि आपके जनरल उस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने कलर्स मौजूद हैं ये हमारे डॉक्यूमेंट कलर के अंदर आ रहे होंगे, राइट। और अगर आप लोकल कलर कर देंगे तो फिर आपको जस्ट वही कलर नजर आएगा जो कि आपने लाइब्रेरी के अंदर सेव कर रखा होगा। तो आप वो यहाँ से भी लगा सकते हैं। अब जैसे देखें ये पूरे के ऊपर सेलेक्ट हो गया, रीजन इज कि मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, so that's why just by selecting it and going to local colors and अब मेरा कलर जो है वो यहाँ पे बटन के ऊपर लग सकता है, राइट। सो यहाँ तक आप आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये इसके साथ हमने कुछ सेटिंग्स हैं छोटी मोटी जो कि आप लोगों को समझानी जरूरी थी। उसके बाद आप इन जो हमारा ऑटो लोड के आगे आपको कुछ बटन नजर आ रहे हैं, इन बटन के ऊपर क्लिक करें तो आपको कुछ यहाँ पे प्रीव्यूज नजर आते हैं। इनके अंदर एक एक्सक्लूडेड नजर आता है और एक इंक्लूडेड नजर आता है। अब ये एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड क्या होते हैं, ये कुछ नया फीचर्स है फिग्मा के अंदर। तो ये बेसिकली स्ट्रोक को एक्सक्लूड कर रहा होता है और इंक्लूड कर रहा होता है, यानी आपका जो ऑटो लेआउट लगा हुआ है उसके अंदर जो आपने फिल किया है वो स्ट्रोक को एक्सक्लूड करेगा और इंक्लूड करेगा, राइट। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने इसको इसके अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ से ठीक करने के बाद इसके अंदर कोई स्ट्रोक नहीं है तो जस्ट मैं इसके ऊपर भी स्ट्रोक लगा लेता हूँ और इसके ऊपर भी स्ट्रोक लगा लेता हूँ ताकि ये भी आप लोगों को क्लियर हो जाए, राइट। दोनों के ऊपर जी मैंने ब्लैक स्ट्रोक लगा लिया, इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है। तो एक्सक्लूड करने का मतलब ये है कि अब आप जितनी पैडिंग्स बनाएंगे, यहाँ पे जितनी भी आप पैडिंग्स बनाएंगे उसके अंदर वो उसको एक्सक्लूड करता जाएगा, राइट, जो हमारा स्कोप है। और दूसरे केस के अंदर अगर आप इसको इंक्लूड कर देंगे, राइट, ऑटो लेआउट के अंदर, तो अब आपका जितना भी ये स्ट्रोक है वो उसके अंदर इंक्लूड होता जाएगा, राइट। और यहाँ पे फर्स्ट ऑन टॉप एंड लास्ट ऑन टॉप जो है ये बेसिकली उस केस के अंदर होता है जब आपने कुछ स्टैक्स बनाए हो। स्टैक्स का मतलब ये होता है कि आपने कुछ ज्यादा सारी तस्वीरें जो है वो यहाँ पे बना दी हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो सोशल प्रूफ्स होते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह से नजर आते हैं जिनके अंदर जो है वो तस्वीरें ऐड की हो जाती हैं। ये भी मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। Just going with user profile
एंड एक प्लगइन है जी यूजर प्रोफाइल के नाम से। उस यूजर प्रोफाइल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं और उसके बाद आप उसको ऐड करते हैं तो आपके पास जो है वो ऐड हो जाता है। आप कोई भी पिक्चर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट वेटिंग जी कि जैसे ही ऐड हो जाता है तो हम आगे मूव करते हैं। जी यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रही है? कोई ऐसा बंदा जिसको ऑटो लेआउट के अंदर कुछ नई चीजें जो है वो समझ ना आ रही हो? पहली बात मैंने ये बताई है कि आपका जो ऑटो लेआउट का फंक्शन होता है वो बाज दफा अगर आपको ऑप्शन नजर नहीं आ रहा तो वो इसलिए नहीं नजर आ रहा होता, वो इसलिए आपको आई थिंक वो नेट स्लो होने की वजह से इशू है। चलो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट वन है, जस्ट अ मिनट जी, ये जो हमारा फर्स्ट वन है इसको कुछ कलर दे देते हैं एंड ये नीचे रहेगा और उसके बाद ये वाला जो है ये ऊपर रहेगा। तो जो ऑप्शन था यहाँ पे जिसके ऊपर ऑटो लेआउट, चले हम इसको ऑटो लेआउट बना देते हैं एंड इसके अंदर कुछ ऐसे कर देते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ देखें तो इसके अंदर ऑटो लेआउट मैंने लगा रखा है और अब जो हमारा लास्ट सर्कल है वो ऊपर है, राइट। लेकिन अगर आप इसके ऊपर यहाँ पे जाके फर्स्ट टर्न टॉप कर देंगे तो आपका जो फर्स्ट वाली साइड होगी वहां से वो टॉप एडजस्ट करना शुरू कर देगा। ये सबसे ऊपर होगा, उसके बाद ये ऊपर होगा, देन ये एंड देन लास्ट वाला जो है वो सबसे नीचे होगा। तो ये ऑटो लेआउट के अंदर एडजस्टिंग होती हैं कि आप अगर किसी बहुत सारे एलिमेंट के ऊपर जब लगा देते हैं अपना कैनवस, बहुत सारे कैनवस के ऊपर आप ऑटो लेआउट लगा देते हैं तो आप उनको एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं कि कौन सी चीज टॉप पे रहे और कौन सी चीज जो है वो बिलो चली जाए। ओके, देन ये चीज जो होती है जो आपको लास्ट में नजर आ रही है दैट इज बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब ये होता है ये आप जब टेक्स्ट अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको नजर आती है कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से शुरू होगा। तो इनके साथ हम इतना ज्यादा नहीं यूज करते इस चीज को। और दूसरा स्ट्रोक्स वाले को भी हम इतना यूज नहीं करते, आप एक्सक्लूड रखते हैं क्योंकि ज्यादातर केसेस में हम एक्सक्लूड रखते हैं। लेकिन ये जो कैनवस स्टैकिंग है ये हमें कहीं कहीं पे जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि जब आप लगा रहे होते हैं, स्टैक कर रहे होते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट को, तो आप सबको बारी बारी पकड़ के आप यहाँ से जाके इसको अपने ऊपर रखना है। यहाँ से आप लाइक ब्रिंग टू फॉरवर्ड लाना है या ब्रिंग टू बैक ले जाना है। इन चीज़ों के ऊपर जो है आप रेदर देन आप एक एक करते रहें, आप जस्ट उसके ऊपर ऑटो लेआउट अप्लाई कर रखा होता है और आप जाके उसको एडजस्ट कर देते हैं कि आपको फ्रंट वाला सबसे ऊपर चाहिए या लास्ट वाला सबसे ऊपर चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो आपको हेल्प करती है वहाँ पे। तो दिस इज कुछ सेटिंग जो कि जो है वो हमारे ऑटो लेआउट के अंदर मौजूद थी। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे रैप के हवाले से भी कुछ चीजें आई थी और आप लोगों ने पूछा था जी कि रैप को कैसे समझें। तो रैप बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर ये पहले बेसिकली जो पुरानी वीडियोस होती थी उनके जो पुराना सिस्टम था उसके अंदर ये होता था पैक एंड आई थिंक ओवरफ्लो या कुछ इस तरह का नाम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसके अंदर होता क्या था कि अगर आप लोगों ने जैसे यहाँ से इसको साथ अ, इसके ऊपर भी ऑटो लेवल लगा है एंड इसके ऊपर भी ऑटो लेवल लगा है और मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर भी यहाँ पे रख देता हूँ, राइट। और तीनों के ऊपर जो है वो मैं ऑटो लेवल लगा लेता हूँ और ये जो बैक है इसके ऊपर भी ऑटो लेवल एडजस्ट हो जाता है। सो अब देखें यहाँ पे मैंने तीन बटन बनाए हैं और तीन बटन के ऊपर भी ऑटो लेआउट है एंड देन जो नीचे मैंने क्या कहते हैं जो हमारा ओरिजिनल जो हमारा कैनवस है या आर्टबोर्ड है उसके ऊपर भी ऑटो लेआउट मौजूद है। ओके, तो अगर आप इस साइड पे आए तो आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ये फिक्स नजर आ रहा है और इसके साथ यहाँ पे भी फिक्स नजर आ रहा है। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको एक हग कंटेंट नजर आता है और यहाँ पे भी फिक्स कंटेंट नजर आता है, सॉरी इसके केस में अंदर भी आपको हग कंटेंट नजर आता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आप इसको हग कंटेंट कर लेंगे तो जहां पे आपका ऑटो लेआउट आ रहा होगा आपका वो जो बेस बेस ऑटो लेआउट होगा या बेसिक ऑटो लेआउट होगा वो भी उसी के साथ एडजस्ट कर जाएगा। जैसे देखें अगर मैं इसको डबल करता हूँ, ये जो दरमियान वाला बटन है इसको मैं डबल करता हूँ तो वो चीज हमारी जो है वो एक्सपेंड होती जा रही है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड सिलेक्ट करने के बाद या इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको डबल करता जा रहा हूँ तो आप देखें कि जो हमारा बेसिक जो फ्रेम था वो भी एक्सपेंड होता जा रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पे कंटेंट को हग कर रखा है, राइट।
और तीसरी चीज, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक फ्रेम कंटेनर का भी ऑप्शन नजर आ रहा है। फ्रेम कंटेनर का या फिल कंटेनर का मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि आपके एक आर्ट जो हमारा मेन या बेसिक ऑटो लेआउट वाला आर्ट बोर्ड है, उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट मौजूद हैं उनको हमने स्पेसिंग के हवाले से कहाँ रखना है, यानी उनको फिक्स रखना है या उनके कंटेनर को फिल रखना है। अब इसका मकसद क्या है, जैसे आप लोगों को समझाता हूँ। जस्ट अ मिनट जी, मैं इसको हम क्या करते हैं, इसको अनग्रुप करते हैं और अनग्रुप करने से अब ये हॉरिजॉन्टल आ गया है। सो अब होगा क्या बेसिकली, नॉट दिस वे, गैप नहीं चाहिए मुझे, हॉरिजॉन्टल चाहिए। अब देखेंगे मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूँ ना उसको क्या कहते हैं, लाइक क्या बोलते हैं उसको, कॉपी करने की या डुप्लीकेट करने की, ताकि वो वर्टिकल नजर आए, तो वो नहीं हो रहा था। रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि मैंने उसको वर्टिकल लेआउट के अंदर एडजस्ट कर रखा था, और यहाँ से अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टल कर दूँ तो अब वो आपको हॉरिजॉन्टल नजर आएगा। सो इसका बेसिक जो मैं फिल आपको समझाना चाह रहा था वो ये था कि अगर आपके पास, चलें जस्ट मैं यहाँ से कुछ बटन प्लीज कर लूँ। देखें, हमारा इंटरनल जो हमारा ओरिजिनल मैकबुक जिसके ऊपर लिखा हुआ जो फ्रेम है उसकी हाइट इतनी है, और बटन जो है उन दो की हाइट इतनी है। अब होगा क्या कि मैं जस्ट इसको यहाँ से जाके फिल कंटेनर कर दूंगा। तो फिल कंटेनर के अंदर क्या हुआ कि उसको आगे जितनी स्पेस नजर आ रही है उसने उनके साथ फिल कर लिया है, राइट। अगर आप दोबारा देखें मैंने क्या किया, इस, चलें हम इसको ना इस तरह कर लेते हैं कि एक बटन और बना लेते हैं और इसके ऊपर मैं कलर जो है थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, राइट। अब देखें यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर जो है फिल का ऑप्शन अप्लाई करता हूँ तो ये यहाँ तक चला जाता है, यानी आगे जितनी स्पेस बच रही है वो उसको फिल कर रहा है। अब इस फ्रेम को अगर मैं यहाँ से छोटा करने की कोशिश करूँ तो ये उसके साथ रेस्पॉन्सिव होगा, राइट। रेस्पॉन्सिव क्यों है? इस वजह से क्योंकि मैंने उसको फिल कर रखा है। अगर आप दरमियान वाला बटन जो है, rather देन अगर आप इसको फिल के ऑप्शन पे ले जाते हैं, जैसे यहाँ ये फिल हो गया तो अब उसकी लेंथ बढ़ गई है, ओके। और अब भी आप इसको अगर छोटा करने की कोशिश करेंगे तो ये उसके साथ रेस्पॉन्सिवली बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने समझनी है कि आप यहाँ से जब ऑटो लेआउट एडजस्ट करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन होते हैं जिसके अंदर फिक्स कंटेंट होता है, हग कंटेंट होता है, और अगर आप अपने इनर वाले जो ऑटो लेआउट है उसके अंदर चले जाएंगे तो वहां पे आपको फिल कंटेनर का ऑप्शन भी नजर आ जाएगा। ये चीज यहाँ पे आपको नजर आ रही है, तो इसको भी आपने किस तरह से प्ले करना है। तो ऑब्वियसली जब आप किसी ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर आपने कोई ऑब्जेक्ट यूज किया है तो उसके अंदर आपने ऑटो लेआउट को इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लगा के आपने किस तरह से इन चीजों को एडजस्ट करना है। बेसिकली ये हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें रेस्पॉन्सिवनेस नजर आनी चाहिए। यानी अगर आप लोगों ने एक वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर आपके फिक्स कंटेंट की जो लेंथ होती है वो 1920 है, राइट। अब ये इतनी है, और मोबाइल के लिए जो होती है वो 1850 सॉरी 375 होती है, आई गेस 375। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे माइंड में जो है वो कंफ्यूजन हो रही है। तो जस्ट हम देख लेते हैं कि ब्रेथ कितनी है और हाइट कितनी है। तो दैट इज, या 375 ही है। तो अब देखें दोनों केसेस के अंदर रेस्पॉन्सिवनेस मुझे शो हो गई है। तो है क्या कि जो ऊपर वाला हमारा सिस्टम जिसके अंदर हमने इस बटन को यूज किया हुआ है, हमने तीनों ही बटन यूज किए हुए हैं, लेकिन वो फिल नजर आ रहा है फॉर अ वेबसाइट। और अगर यही वेबसाइट जब मैं मोबाइल रेस्पॉन्सिव बनाऊंगा और मैं उसको मोबाइल के अंदर केस के अंदर ले आऊंगा और यहाँ तक वो उसकी हाइट आ जाए, सॉरी विड्थ आ जाएगी, अब ये मोबाइल के ऊपर इस तरह से नजर आ रही होगी। तो हर बटन के अंदर हर साइड पे हमारी स्पेस जो है वो इक्वल नजर आ रही है। इक्वल इस वजह से नजर आ रही है क्योंकि हमारा जो बटन है उसके ऊपर फिल कंटेनर लगा हुआ है। अगर मैं इसको फिल कंटेनर तीनों के ऊपर लगा दूं और अब तीनों के ऊपर लगा के आप इसको जो जो ओरिजिनल आपका कैनवस है इसको आप 1920 का करते हैं जो कि विड्थ होती है वेबसाइट के लिए, तो तीनों जो बटन है उसका आपको साइज सेम नजर आ रहा है, इसका इसका और इसके साथ इसका। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इन तीनों के ऊपर हमने फिल कंटेंट लगा रखा है, राइट।
सो फिल कंटेंट हो, आपका हग कंटेंट किस तरह से होता है और आपका फिक्स कंटेंट किस तरह से होता है। तो इन चीज़ों को आपने यहाँ से ज़रूर समझना है। जैसे मैं अगर हग कंटेंट कर लेता हूँ तो जस्ट वो उतनी स्पेस के ऊपर आगे है जो कि उन तीनों बटन के स्पेस के अंदर मौजूद है। जी, आपको समझ आएगी कि ये 3-4 ऑप्शन जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। जी, कितने लोगों को ये चीज़ समझ आई है? जी, बिल्कुल, हग कंटेंट का मतलब ये है कि आपने साथ वाले कंटेंट को पकड़ के रखना है। फिक्स कंटेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो ओरिजिनल लेंथ है उसके साथ फिक्स मूव करेगा। और फिल कंटेनर जो है उसका मतलब ये होता है कि आपका जो इंटरनल ऑटो लेआउट है वो एक्सटर्नल ऑटो लेआउट या बेस आउट लेआउट क्या कहते हैं, जो बेस आपका ऑटो लेआउट है उसके साथ फिल कंटेनर को फिल करके रेस्पॉन्सिवनेस शो करेगा। ओके जी, दूसरी चीज जो कि आप लोगों को समझानी है दैट इज अबाउट इंक्लूड एंड एक्सक्लूड के समय। छोड़ दें उसको, ना कोई बात नहीं, वो जस्ट आपको बताना फंक्शन था, बताने का मकसद था, वो यहाँ पे मौजूद है। उसके अंदर होता क्या है कि आप जो आप जब भी ऑटो लेआउट लगा रहे होते हैं और आपका स्ट्रोक मौजूद होता है, तो जब आप उसको एक्सक्लूड कर लेंगे तो वो ऑटो लेआउट नेक्स्ट ऑटो लेआउट के अंदर उस स्ट्रोक को इंक्लूड नहीं कर रहा होगा। यानी जो स्पेस जब अलाइन की जाएगी तो उस केस के अंदर वो जो स्ट्रोक है वो इंक्लूड नहीं होगा। और अगर आप उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो फिर आपका एक ऑटो लेआउट से नेक्स्ट ऑटो लेआउट के अंदर जाते हुए जो स्पेस की अरेंजमेंट होगी उसके अंदर वो उस स्पेस जो स्ट्रोक है उसकी स्पेस को भी इंक्लूड करेगा। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा यूज होती नहीं है क्योंकि हम ऑटो लेआउट के अंदर जो स्ट्रोक होता है वो ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं हम। बटन अगर आप देख लें या जो भी आप जहाँ पे भी देखेंगे हम स्ट्रोक इतना ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। स्ट्रोक जस्ट यूज होता है आइकन के केस के अंदर। तो वहाँ पे वो चीज़ कभी कभी जो है वो इस्तेमाल हो जाती है। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आपको समझ ना आए या उसको आपको लाजमी जो है वो समझना है। वो इतना ज़रूरी नहीं था, जो बाद में चीज़ें मैंने बताई हैं वो ज़रूरी हैं, वो आपको समझ आ जानी चाहिए। चलिए जी, अगेन अगेन मैं एक बटन बना रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने कुछ यहाँ पे एडजस्ट किया है उसकी सेटिंग। और अब आप लोगों को जो है वो मैं समझाऊंगा कुछ चीज़ें जो कि हैं कंपोनेंट के हवाले से। सो जस्ट आई एम गोइंग टू मेक इट 4 और यहाँ हग के बजाय मैं इसको फिक्स विड्थ कर लूंगा ताकि अच्छा, अगर आप इसको फिक्स हाइट और फिक्स विड्थ कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है, मैं इसको पहले फिल कर लूँ तो आप लोगों को समझ आता आएगी। इसका मतलब ये होता है कि आपका जब का बढ़ता जाएगा, जब आपका टेक्स्ट बढ़ता जाएगा तो उसके साथ साथ आपका जो प्रॉपर हाइट है वो भी बढ़ती जाएगी। जैसे देखें, आई लाइक दिस बटन। ठीक है जी। अब अगर आप गौर करें तो आई लाइक दिस बटन टाइपोग्राफी बाहर चली गई है और जो हमारा नीचे वाला टेक्स्ट है वो जो बटन था वो उसके साथ बाहर नहीं गया। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर रखा है। अगर फिक्स के बजाय मैं इसको हग कंटेंट कर लूँ तो ये हग कर जाएगा और जो उसके अंदर मैंने कंटेंट लिखा है उसके साथ वो रिस्पॉन्सिवनेस शो करेगा। राइट? तो इस चीज को समझ लें अगेन कि अगर मैं यहाँ इसको जो नीचे हमारा ऑटो लोड जिसके ऊपर लगा रखा है उसको जस्ट मैं फिक्स रखता हूँ, तो अगर मैं टाइपोग्राफी लिखता जाता हूँ जैसे यहाँ हमारी कुछ टाइपोग्राफी बढ़ जाती है तो वो उसके साथ रेस्पॉन्सिवनेस शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने जस्ट उसको फिक्स कर रखा था। अगर मैं उसको हग कर दूं, यानी इसको हग करने के बाद यानी यहाँ हग कंटेंट कर दूं, यहाँ हाइट को भी हग कंटेंट कर दूं और अब मैं इसके अंदर कुछ लिखना शुरू करूंगा तो ये हमारे पास क्या होगा, उसके साथ रेस्पॉन्सिवनेस शो करेगा। तो ऑटो लेआउट को यूज करते हुए आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है कि आप अपने बटन को जब भी यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आप लोगों ने इस तरह से उसको एडजस्ट करवाना है। राइट? सो हम इसको यहाँ पे हर कंटेंट रखते हैं नॉट फिक्स्ड ताकि ये हमारा रेस्पॉन्सिवनेस जो है वो शो करता रहे। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास ये एक बटन है और आपको ये ऊपर एक ऑप्शन नजर आ रहा है जो कि डायमंड का कुछ डायमंड 4 डायमंड है वो इकट्ठे हैं जिनके ऊपर आप माउस ले जाते हैं।
तो आपको ये क्रिएट कंटेंट जो है हग फिल का गेन एक्सटेंड कर दे तो सर ऑटो प्ले का फंक्शन भी तो यही करता है। नहीं, ऑटो प्ले कौन सा आप कह रही हैं? मुझे ऑटो प्ले को तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने ऑटो लेआउट की बात की है और हग एंड फिल की बात की है। हग का मतलब ये होता है कि आपका कंटेंट जो है, जो कि इंटरनल कंटेंट है, वो आपके जो बैग जहाँ पे आपने ऑटो लेआउट लगा रखा है उसको हग करके रखेगा और उसको रेस्पॉन्सिवनेस शो करेगा। यानी जितना आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे देखें टेक्स्ट बढ़ा दिया तो हमारा बैकग्राउंड बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इसको हग ना रखता, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये हग नजर आ रहा है, राइट? और मैं इसको हग नहीं करवाता, मैं जस्ट इसको फिक्स कंटेंट कर लेता हूँ। जैसे देखें ये फिक्स विड्थ आ गई है। तो अब फिक्स विड्थ के अंदर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो हमारा टेक्स्ट तो बढ़ता जा रहा है। दिस वन टेक्स्ट तो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जस्ट अ मिनट जी, जस्ट अ मिनट, आप अभी समझ जाएंगे इस चीज को। टेक्स्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल जहाँ पे हमने ऑटो लेआउट लगाया था वो नहीं बढ़ रहा, वो उसके साथ रेस्पॉन्सिवनेस शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने उसको फिक्स कर रखा है। तो इस वजह से आप लोगों ने हमेशा ख्याल रखना है कि वो हग्ड हो, नॉट फिक्स। यानी जैसे आप देखें मैं इसको हग करता हूँ तो ये उसके साथ रेस्पॉन्सिवनेस शो कर रहा है खुद ब खुद। ओके, तो हग एंड रेस्पॉन्सिव का ये डिफरेंस होता है। तो अब हम क्या करते हैं जी, मूविंग अहेड, इसके ऊपर हम इसको हग बना देते हैं एंड मैं इसको कंपोनेंट जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया तो हमारा ये जो फ्रेम है, आप यहाँ से देखें तो ये कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। अब होगा क्या कि मैं इसी बटन को नीचे यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने, अच्छा कॉपी ना करें आप, जो कि आपका ओरिजिनल बटन है, जो कि आपने ओरिजिनल कंपोनेंट बनाया है, उसके ऊपर आप यहाँ से प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। जैसे देखें अब आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है प्रॉपर्टीज का, और ऊपर आपको फ्रेम 31 नजर आ रहा है। तो यहाँ से आप इसका नाम दे सकते हैं फ्रेम 31 की जगह, इसको आप बटन का नाम दे दें, राइट? और नीचे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप प्लस के ऊपर क्लिक करें तो ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ से नजर आ जाती हैं। वेरिएंट है, बोलियन है, इंस्टेंस स्वैप है, टेक्स्ट है, तो ये इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन अगर मैं इसी का क्या कहते हैं, अच्छा आपका दूसरा ये भी याद रहे कि जब आप कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो आपका कंपोनेंट आपको आपके एसेट्स के अंदर नजर आएगा। जैसे यहाँ पे देखें ये बटन नजर आ रहा है, इसको आप यहाँ से लेके कहीं भी यूज कर सकते हैं। सो अगेन गोइंग बैक टू दैट बटन, मैं इसको जैसे ही यहाँ से इसको यूज करूंगा या इसका आगे कॉपी करूंगा तो ये वाला बटन जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। नीचे वाले बटन के ऊपर देखिए, ये जो बटन है इसके ऊपर आपको यहाँ पे चार जो है वो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, या चार डायमंड नजर आ रहे हैं, और इसके ऊपर एक डायमंड नजर आ रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये इसका इंस्टेंस कहलाता है या चाइल्ड कंपोनेंट कहलाता है। आपने हमेशा याद रखना है, एक आपका मेन कंपोनेंट होगा जिसके ऊपर आपने कंपोनेंट लगाया है, और बाकी आपके जितने भी आएंगे वो सारे के सारे आपके इंस्टेंसेस होंगे या चाइल्ड कंपोनेंट होंगे। आप अपने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप कोई चेंज अपने अपने मेन कंपोनेंट के अंदर करेंगे तो वो आपके सारे जो जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट होंगे उनके अंदर होती जाएगी। ये आपने हमेशा याद रखना है। यानी आप एक मेन कंपोनेंट बना लेते हैं और वो मेन कंपोनेंट जो भी आप उसके अंदर चेंजेस लाएंगे वो आपके चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर एक साथ होती जाएंगी। हाँ, आप बाद में जाके चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर सेपरेटली भी चेंज कर सकते हैं। तो जब आप चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर या इंस्टेंस के अंदर जो है वो चेंज कोई भी चेंज करेंगे तो वो जस्ट उसके अंदर चेंज होगा, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। लेकिन जब आप अपने मेन कंपोनेंट के अंदर चेंज करेंगे तो वो सारे जितने भी आपके चाइल्ड कंपोनेंट आगे मौजूद होंगे उनके साथ सबके अंदर जो है वो चेंज लाता जाएगा। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। नाउ मूविंग अहेड, यही जो आपका मेन कंपोनेंट होता है, इस कंपोनेंट के ऊपर आप कुछ चेंजेस भी कुछ प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है? हम एक ही प्रॉपर्टीज को देखेंगे और वो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे वेरिएंट। जैसे ही आप वेरिएंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको इर्द गिर्द जो है ये कुछ और बॉक्सेस जो है वो नजर आ गया, जो कि बड़ा सा बॉक्स नजर आ रहा है, और इसी के नीचे एक वन वेरिएंट और प्लस का साइन नजर आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपका ये बटन एक नीचे जो है वो चेंज हो गया। अब इसके अंदर क्या है, अब ये जो नया बटन है ये उसी पहले मेन कंपोनेंट का एक नया वेरिएंट है। अब होता क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर या बहुत सारी ऐसी जगहों के ऊपर कि
कि आप किसी बटन के ऊपर जाके जब क्लिक करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे बटन के ऊपर हॉवर हो जाता है। जैसे अगर आप यहाँ देखें, इसके ऊपर ला रहे हैं तो इसके नीचे आपको एक रेक्टेंगल नजर आना शुरू हो गई। ये चीज कहलाती है हॉवरिंग। हॉवरिंग का मतलब ये होता है कि आप माउस क्लिक नहीं करते, आप वैसे ही माउस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो कर्सर जब आप उसके ऊपर मूव करवाते हैं तो आपको कुछ नया वहां पे चेंज नजर आता है, तो ये चीज कहलाती है हॉवरिंग। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या करते हैं कि हमारे ये जो नीचे वाला सेकंड वेरिएंट है, मैं उसके ऊपर कहता हूँ कि ये वाला कलर ना हो, बल्कि जब इसके ऊपर बटन आए तो इसके अंदर इसके कलर के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आना चाहिए। अब वो इस तरह से थोड़ा सा डल हो, नॉट दिस वन। मुझे इस बटन के ऊपर चाहिए, नॉट सब के ऊपर नहीं, इस बटन के अंदर मुझे यहाँ पे कलर चाहिए। जस्ट मिनट जी के हमारा जब बटन के ऊपर हावर होगा तो यहाँ पे इस बटन के अंदर ये वाला कलर आएगा। अब इस तरह से आपने उसका एक वेरिएंट लगा दिया। अब होगा क्या कि आप प्रॉपर्टीज के सॉरी प्रोटोटाइप के अंदर जाएंगे, आप ऊपर वाले बटन को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे नीचे जो है वो एडजस्ट कर देंगे प्रोटोटाइप के। और उसके बाद आपने यहाँ ऑन टाइप के बजाय ऑन वाइल हॉवरिंग कर लेना है। जैसे ही मैं उसको वाइल हॉवरिंग करता हूँ, यहाँ पे वाइल हॉवरिंग सिलेक्ट हो जाएगा और नॉट इंस्टेंटली, मैं ये कहता हूँ कि ये डिजॉल्व हो। राइट, इन चीज़ों के साथ आपने खुद ही प्ले करना है कि ये कैसे जो है, कौन सी आप डिजॉल्व रखना चाह रहे हैं, स्मार्ट एनिमेट रखना चाह रहे हैं, या किस तरह से आप लोग जो है वो रखना चाह रहे हैं। अब होगा क्या कि ये जो आपका ऑटो लेआउट था, सॉरी ये जो कंपोनेंट था जिसकी हमने एक नया वेरिएंट बनाया है और उस वेरिएंट के अंदर हमने ये कहा है कि जो हमारा नीचे वाला उसका वेरिएंट है उसका कलर हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। और होगा क्या कि जब इस बटन को या इस एसेट के अंदर इस कंपोनेंट को हम किसी जगह पे यूज करेंगे, राइट, तो यूज करने के बाद जब उसके ऊपर हमारा कर्सर जब मूव कर रहा होगा या हॉवर कर रहा होगा तो हमारे उस बटन का जो कलर है वो चेंज होगा। जैसे हम देखते हैं इसको, मैंने यहाँ एसेट के अंदर गया और एसेट के अंदर से मैंने वो वाला जो बटन है जो कि यहाँ पे मौजूद था, जो मैंने कंपोनेंट बनाया था, तो उसको मैंने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ रख दिया है। राइट, तो ये बेसिकली ड्रैग किया है मैंने यहाँ से अपने एसेट से। तो अब होगा क्या, ये जो कंपोनेंट है ये तो मुझे नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि कंपोनेंट आपको प्रोटोटाइप के अंदर नजर नहीं आता, लेकिन जो आपका कंपोनेंट आपने एसेट से निकाल के बाहर रखा होता है वो आपको नजर आ रहा होता है। राइट, ये जो हमारा फ्रेम से बाहर चला जाएगा इसको हम फ्रेम के अंदर कभी भी यूज नहीं करते, ये हमेशा याद रहे। ये हम जस्ट कुछ प्रॉपर्टीज बनाने के लिए जो है वो यूज करते हैं, तो फ्रेम के अंदर ये नहीं होना चाहिए। नॉट मोबाइल, मुझे मोबाइल के अंदर नहीं देखना। डिवाइस, यहाँ से मोबाइल सेलेक्ट हो चुका है तो हम इसको नन कर देते हैं एंड नाउ अब यहाँ पे नजर आना चाहिए या। तो देखें ये हमारा बटन है और इसके ऊपर मैं जैसे ही कर्सर लेके जा रहा हूँ तो इसके अंदर आपको चेंज नजर आ रहा है कि जैसे इसके ऊपर कल जाता है, जैसे उसके ऊपर हमारा कर्सर जाता है तो इसका कलर चेंज हो रहा है। गॉट इट। तो ये क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि मैंने यहाँ पे इसका एक वेरिएंट क्लियर किया था और वेरिएंट बना के मैंने उसके ऊपर प्रोटोटाइप कर दिया था कि वो हावरिंग नजर आए। इसी तरह एक और ऑप्शन आपने लोगों ने देखा होगा जी, इसकी समझ आई आप लोगों को या नहीं, ये किस तरह से एडजस्ट किए जाते हैं? जल्दी से बताएं जी, कितनों को समझ आई है, कितनों को नहीं आई? राइट, मैं इसी का एक और आपको तरीका जो है वो समझाता हूँ। इसी को आपने मैंने बहुत सारे रेडियो बटन देखे होंगे या बहुत सारे ऐसे बटन देखे होंगे कि जिनके अंदर आप क्या करते हैं, बाहर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कंपोनेंट हमें यूज नहीं करना होता ना, आप लोगों ने कंपोनेंट जस्ट वो उसकी प्रॉपर्टीज बनाने के लिए होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ऑन ऑफ करते हैं आप, जस्ट छोटे छोटे जो है कुछ रेडियो बटन्स होते हैं या कुछ, जैसे अगर यहाँ पे देखें ये अब आपको ऑन नजर आ रहा है और इसको क्लिक करते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। वो भी आपके इसी क्या कहते हैं ऑटो लेआउट और कंपोनेंट से बनाए जाते हैं। जैसे देखें मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाई, उसको मैंने रेडियस कर लिया। इसको मैंने ऑटो लेआउट एडजस्ट करना है क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा रेस्पॉन्सिवनेस जो है वो शो करती रहे, जहाँ पे भी इसको मैं यूज करूँ तो इसके अंदर रेस्पॉन्सिवनेस जो है वो होनी चाहिए।
तो हम जस्ट मेकिंग इट 0, हाँ ये भी 0 हो जाएगी। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक छोटा सा ओवल लेता हूँ, और ओवल के केस में नॉट इसके अंदर एडजस्ट नहीं करना था, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक ओवल लेने के बाद उसको यहाँ पे ड्रा करता हूँ, और ड्रा करने के बाद मुझे अपने इस ऑटो लेआउट के अंदर इसको प्लेस करना है। तो यहाँ से कट, और यहाँ ये चीज़ ऑटो लेआउट जो है इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर पेस्ट करेंगे। राइट, तो अब देखें ये उसके अंदर पेस्ट नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, उसके साथ बाहर एडजस्ट हो रहा है। बाहर इसलिए एडजस्ट हो रहा है क्योंकि मैंने उसके ऊपर ऑटो लेआउट पहले ही लगा दिया है, और वो अब जो भी इसके अंदर मैं यूज़ करूंगा वो सेपरेट उसी ऑटो लेआउट के अंदर जाएगा। तो मैं अगेन इसको अनग्रुप करके ऑटो लेआउट हटा रहा हूँ। तो आपका किसी चीज़ पे ऑटो लेआउट लग चुका है, आपने ऑटो लेआउट खत्म करना है, तो आप सिंपली क्या करें, उसको अनग्रुप करें। राइट क्लिक करने के बाद आप उसके ऊपर अनग्रुप क्लिक करेंगे तो वो आपका ऑटो लेआउट जो है वहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये है जी आप, तो इस आफ के ऊपर ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, जिसका कलर कुछ इस तरह से होगा। राइट, कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ इसकी सेटिंग आप लोगों ने खुद से जो है वो एडजस्ट कर लेनी है। तो इसका कलर कुछ इस तरह से नजर आएगा जब ये ऑफ होगा। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद हम इसको ऑटो लेआउट लगा देते हैं, ताकि ये सेटिंग जो है वो रेस्पॉन्सिवनेस शो करे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको ऑटो लेआउट लगाने के बाद यहाँ से मैं इसको कंपोनेंट बना रहा हूँ। अब ये कंपोनेंट बन गया। कंपोनेंट बनाने के बाद मैं प्रॉपर्टीज में आऊंगा, और प्रॉपर्टीज के अंदर आने के बाद मैं इसको यहाँ से वेरिएंट को सिलेक्ट करूंगा, और इसके ऊपर नया एक वेरिएंट जो है वो अप्लाई कर दूंगा। अब नए वेरिएंट के अंदर अप्लाई करने के बाद ये जो बटन होगा ये अब ऑन के केस में जाना है। राइट, तो ऑन के केस में आपने क्या करना है, इस ये जो हमारी सर्कल होगा इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा, यानी इसके ऊपर ये वाला कलर आना चाहिए, और ये जो बटन है ये अब इस साइड पे नजर आना चाहिए। राइट, तो सेटिंग आप लोगों ने खुद से एडजस्ट करनी है कि ये किस तरह से दिखे। अ, अब क्या होगा जी, आप लोगों ने ये रखना है कि जब आप इसको टैप करेंगे, ये जो बटन है, तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, यानी ऑन हो जाए। और उसके बाद जब आप बैक साइड पे इसको इस बटन को क्लिक करेंगे, रेड जो हमारा सर्कल नजर आ रहा है, तो ये ऑफ के अंदर चला जाए। तो अब आप हॉवरिंग नहीं रखेंगे, बल्कि आप प्रोटोटाइप के अंदर जाने के बाद इसको क्लिक रखेंगे कि ये वाली चीज के ऊपर जब क्लिक हो तो वो इधर आ जाए, यानी जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा तो वो दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। और जब दूसरी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक होगा, यानी ये वाला जो बटन है, जो सर्कल है, जब इसके ऊपर क्लिक करें तो ये ऑफ हो जाए। तो जस्ट अ मिनट जी, हम इसको भी एडजस्ट करते हैं। पहले वाला तो हमने लगा दिया है, तो अब हम दूसरे वाले के ऊपर प्रोटोटाइप लगा देते हैं। तो होगा क्या कि इसको क्लिक करने से वो इसके अंदर मूव कर जाए। ओके, तो यहाँ से मैंने प्रॉपर्टीज उनकी एडजस्ट कर दी हैं कि किसके ऊपर क्लिक करने से कौन सी चीज कहाँ जाएगी। अब हम जाएंगे एसेट के अंदर, यानी ये वाला जब हमारा कंपोनेंट बन गया, उसकी जितनी सेटिंग्स थी वो सारी की सारी मैंने एडजस्ट कर दी। तो एडजस्ट करने के बाद अब आप अपने एसेट्स के अंदर जाएंगे। तो एसेट्स के अंदर आपको वही वाला जो कंपोनेंट है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तब आपने क्या करना है, आपने अपने कंपोनेंट का नाम देख लेना है। जैसे इस कंपोनेंट का नाम 30 है, तो मैं यहाँ से फ्रेम 30 जो है वो सर्च करूंगा, एंड वो यहाँ पे मुझे नजर आ जाएगा, और मैं उसको वहां से स्क्रॉल करके, सॉरी क्या कहते हैं, वहां से उसको ड्रैग करके अपने फ्रेम के अंदर ले आऊंगा। तो जैसे ही मैं उसको, यहाँ ये आपको नजर आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ फ्रेम के ऊपर ले आऊंगा। तो जस्ट अ मिनट जी, आई थिंक मेरा शायद नेट स्लो है या डोंट नो, सिस्टम स्लो है, इट्स क्वाइट टेकिंग टाइम। तो यहाँ पे आ गया जी। अब अपने आप इस फ्रेम के ऊपर आए, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। राइट, यहाँ पे फ्रेम आ चुका है। तो है क्या कि मैं जैसे इस सर्कल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने से ये ऑन हो जाता है, जैसे देखें उसकी स्टेट ऑन हो गई, और आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि ये चीज़ जो है वो हम बहुत सारी जगहों पे छोटे छोटे जो रेडियो बटन होते हैं उनको ऑन कर रहे होते हैं, उनको ऑफ कर रहे होते हैं। राइट, तो ये चीज़ जो है वो यहाँ से बनाई जाती है। तो ये चीज़ होती है थ्रू ऑटो लेआउट एंड देन कंपोनेंट। कंपोनेंट से और भी बहुत सारे काम जो है वो ले सकते हैं। वो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले एक आप लोगों को थोड़ी सी बताया था कि ये एक बटन है, जैसे ये आपको बटन नजर आ रहा है, तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो कंपोनेंट्स लगे हुए नजर आ रहे हैं।
ये सारी चीजें आप कंपोनेंट से कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो मैंने बटन लगा रखा है, ये मेरा बटन सिलेक्टेड है, और उसके बाद उसकी टाइप कौन सी होगी, प्राइमरी है, कैनरी भी बना सकते हैं आप, प्रेस बटन है, देन आपका डेंजर बटन है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं उसकी वेरिएंट से कंट्रोल होती हैं। अब जैसे देखें ये साइज उसका स्मॉल है, उसका मीडियम साइज हो जाएगा, देन उसका लार्ज साइज हो जाएगा, मुझे मीडियम चाहिए, देन स्टेट उसकी फॉरवर्ड होगी, यानी जब माउस आएगा तो ये कलर होगा, एक्टिव केस ये होगा, और डिसेबल्ड केस ये होगा, राइट। तो इसी तरह आप आइकन को भी देख सकते हैं, मुझे लेफ्ट आइकन चाहिए या नहीं चाहिए, इसी तरह आप राइट आइकन चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे दोनों आइकन नहीं चाहिए, जस्ट बटन चाहिए। तो ये चीज जो होती है ये आपकी कंट्रोल होती है सारी की सारी आपके कंपोनेंट से, ठीक है। तो जितनी कंपोनेंट्स की आप प्रॉपर्टीज को सीखते जाएंगे एडवांस लेवल पे, ऑब्वियसली आप लोगों ने सीखना खुद है। आप कंपोनेंट को, जस्ट मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट बता दिए हैं कि इसके अंदर ये फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आता है बोलियन। अब बोलियन क्या होते हैं, बोलियन के अंदर आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं, यानी आप अगर ऑन कर देंगे तो आपका आइकन नजर आ रहा होगा, अगर आप ऑफ कर देंगे तो आपका आइकन नजर नहीं आएगा। दैट इज टू एडवांस, आप लोगों की वो समझ से जो है वो बाहर चला जाएगा। तो आप लोगों ने जस्ट अभी के लिए यही चीज समझनी है कि कंपोनेंट बनाते किस तरह हैं। उसके अंदर आप हॉवर स्टेट बना लें कि कंपोनेंट को यूज करते हुए हम हॉवर स्टेट किस तरह से बना सकते हैं, यानी जब माउस हॉवर करे तो उसका कलर चेंज हो, और फिर आपने चेक्ड और अनचेक्ड या आपने ऑन या ऑफ का बटन जो है वो किस तरह से बनाना होता है कंपोनेंट के थ्रू, ये चीज आप जो है वो बनाना सीख लें, तो दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ओके जी, अब समझ आ गई हो। ये कोई ऐसा बंदा जिसको समझ ना आई हो। सर बाहर क्यों यूज करते हैं, बाहर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम ऑटो लेआउट के कंपोनेंट्स को यूज नहीं कर रहे होते। इस ये चीजें फ्रेम के अंदर नहीं आती। आप लोगों ने जहां भी देखेंगे आपको बटन जस्ट वो हॉवर ही नजर आ रहा होगा, आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा कि ये पीछे कैसे डिजाइन किया गया है, राइट। तो दैट्स वाई इन चीजों का हम यूज नहीं करते। बैकएंड कर, जी बिल्कुल, बैकएंड के ऊपर जो आपकी कोडिंग कर रहे होते हैं वो कोडिंग इसी की ही जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको यूज किया जाता है। तो दैट इज गोइंग टू बी द टास्क जो कि आप लोगों ने अपनी ऐप यूज की है या ऐप बनाई है आप लोगों ने, उन ऐप के अंदर आपने जितने भी बटन यूज किए हैं उन बटन से आपने एक बटन लेना है, उसको कंपोनेंट बनाना है, और कंपोनेंट बनाने के बाद उसके अंदर हॉवरिंग स्टेट ऐड कर देनी है। जब आपकी हॉवरिंग स्टेट ऐड हो जाएगी तो वो बटन आपने पूरी ऐप के अंदर यूज करना है। ओके, जो पहले आप लोगों ने बटन बताए यूज किए हुए ये सारे वहां से हट जाएंगे, एंड उसके बाद आपके न्यू बटन विद हॉवरिंग स्टेट जो है वो आपको वहां पे नजर आ जाएंगे। ओके जी, ये आप लोगों के लिए कल के लिए असाइनमेंट है। ओके जी, ओके ओके। अब किसी और का कोई क्वेश्चन जी जो रह गया हो जिसको समझ ना आई हो। जी किसी और का कोई क्वेश्चन जो रहता हो।